गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास में हम पढ़ रहे थे भारत आकार और स्थिति। थोड़ा सा हम लोगों ने कर लिया था इसमें टेस्ट की। मैंने आपको पहले जानकारी दे दी थी कि सितंबर माह के फर्स्ट वीक में आपका टेस्ट होने जा रहा है। सिलेबस आपको लिखवा दिया है। इस सिलेबस की आपको पूरी अच्छे से तैयारी करनी है। इसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जो ऑनलाइन टेस्ट होने जा रहा है, इस टेस्ट में आप बिल्कुल ईमानदारी से ऑनेस्टली इस टेस्ट को आपको कंप्लीट करना है। ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, लिखित जैसे आपके कक्षा में टेस्ट होते हैं ना, उसी प्रकार से इसको बनाया गया है। कॉपी आपको पूरी करनी है अपनी तैयार, उसको सबमिट करवाना है, आपके मार्क्स भी इसमें दिए जाएंगे। अब हम देखते हैं समकालीन जो भारत है उसका जो फर्स्ट है भारत आकार और स्थिति, ठीक है। और इसमें देखिए हम थोड़ा सा चल रहे थे, भारत की जो आकार था उस पर हम चल रहे थे। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आकार थोड़ा सा मैंने इसमें आपको बता दिया था। आकार क्या लिया था हम लोगों ने आकार में? एक तो क्षेत्रफल लिया था हमने आकार में। तो देखते हैं भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर था इसका। भारत का जो पूरा क्षेत्रफल हम लोगों ने दिया था वो था 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो इधर देखिए ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। वैसे तो आपको मानचित्र मैंने बहुत अच्छे से समझाया था 8वीं कक्षा में। अगर मानचित्र में हम देखते हैं तो ऊपर उत्तर, नीचे क्या आता है दक्षिण। ये कल भी मैंने आपको कक्षा में बता दिया था। इधर क्या आएगा, पूर्व आएगा, और इधर क्या आएगा, पश्चिम आएगा, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में हो गया। अब यहाँ पर बंगाल की खाड़ी किसमें, दक्षिण पूर्व। ये कौन सी दिशा आ जाएगी, पूर्व और दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व में क्या आ जाएगा, बंगाल की खाड़ी। दक्षिण पश्चिम में हम बात करते हैं तो ये आता है अरब सागर। नीचे हम बात करते हैं तो यहाँ पर श्रीलंका दूसरा द्वीपीय देश, और हिंद महासागर। तो देखिए भारत की जो आकार और स्थिति की हम बात करते हैं तो भारत तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। इधर भी है, एक साइड इधर भी है और नीचे भी है, ठीक है। तीन साइड से जल से घिरा हुआ है। जो तीन तरफ जल से घिरा हुआ है उसकी स्थिति कौन सी किसकी होती है, प्रायद्वीपीय होती है, यानी भारत एक प्रायद्वीपीय है। और एशिया जो महाद्वीप है उसका उपमहाद्वीप है, ठीक है। तो भारत की आकार और स्थिति हमने देखी। यहाँ पर हमने देखा तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। ऊपर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को पहले बताया था कि जो हिमालय पर्वत है उसकी श्रृंखला है यहाँ पर, ठीक है। तो आकार स्थिति देखते हैं, पूरा जो भौगोलिक क्षेत्रफल है भारत का वो देखते हैं। पूरा जो क्षेत्रफल है वो तो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब हम इसको अलग अलग निकालते हैं। जलीय जो स्थिति है वो निकालते हैं और स्थलीय जो स्थिति है वो निकालते हैं। अगर क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो पूरे विश्व में भारत कौन सा स्थान रखता है 7वां स्थान। ये मैंने आपको लिखकर बता दिया था कल, आज मैं इसको समझा रही हूँ आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा स्थान रखता है, 7वां स्थान रखता है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा है भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर, ये स्थल सीमा, और ये कितनी है 15,200 किलोमीटर। अगर हम स्थल सीमा की, स्थल यानी भूमि वाली बात करते हैं तो ये है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद में हम जलीय सीमा की बात करते हैं, यानी समुद्री तट रेखा की, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के सब शामिल है, वो है 7,516.6 किलोमीटर जलीय। समुद्र तट की बात की अगर हम बात करते हैं, ये समुद्र तटीय है, और इसमें जो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, एक तो ये, और इधर जो अरब सागर में स्थित है क्या, लक्षद्वीप, ये दोनों शामिल है इसमें, ठीक है।
तो ये कौन सी सीमा आ गई भारत की? जलीय समुद्र तटीय सीमा। ऊपर कौन सी आ गई? स्थलीय सीमा। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं भारत के उत्तर पश्चिम, ये उत्तर और ये पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व। तो देखना उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पूर्व। यहाँ से हमने देखा कि जो नवीन पर्वतमाला है वो क्या है? हिमालय है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता जाता है। ऊपर से हमने देखा कि ये चौड़ाई है और नीचे हम देखते हैं तो इसका भारत का जो आकार है वो कैसा हो जाता है? सकरा हो जाता है। देखिए यहाँ से हम बात करते हैं भारत की, मानचित्र आपको दिख रहा है, यहाँ से हम देखते हैं तो उत्तर में देखिए चौड़ाई, फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं तो ये सकरा होता जाता है। सकरा का मतलब होता है कम चौड़ा होता जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए इसके पश्चिम में अरब सागर, ये पश्चिम है, पश्चिम में हमने देखा ये अरब सागर, और इधर हमने देखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो ये आ गया पूर्व में इसका क्या? बंगाल की खाड़ी। चित्र 1.3 में देखिए, चित्र 1.3 आपके दिखाया हुआ है, ये है चित्र 1.3, पूरा भारत का मैप बनाया हुआ है। उसमें अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, किंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। तो देखिए हम लोगों ने ये विस्तार देखा है कि किस तरह से ये अक्षांश और देशांतरी विस्तार स्थित है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। देखिए यहाँ हम बात करते हैं तो ये हम बात करते हैं तो गुजरात। ठीक है, और गुजरात से हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। तो इनका जो समय है उसमें कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। ये गुजरात यहाँ से, और यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। इनमें कितने स्थानीय जो समय है उसमें 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर रेखा कहा जाता है। अब भारत की मानक यामोत्तर रेखा मैं आपको बता रही हूँ। देखिए जो समय निर्धारित होता है भारत की मानक यामोत्तर रेखा का, वो इस तरह से है। भारत की जो 82.5 डिग्री पर भारत की क्या है? मानक यामोत्तर रेखा, जिसको समय जो अपना समय निर्धारित होता है भारत का, उसके आधार पर इसको देखा जाता है। इसे कहते हैं भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर हो गया, क्योंकि एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो ये इनके बीच में जितनी भी देशांतर रेखा आएगी उसके हिसाब से इसमें क्या हो जाएगा? इसके समय में भी क्या आ जाएगी? भिन्नता आ जाएगी। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर क्यों माना गया है? और इसके बाद में आपके विश्व के आपके मानचित्र में विश्व के 7 बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से दिए हुए हैं। तो मैं आपको इनके सबके नाम लिखवा रही हूँ कि 7 बड़े देश कौन से हैं विश्व के, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़े हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से दृष्टि से 7 बड़े देश। सबसे पहले हम बात करते हैं रूस, सबसे पहले। इसके बाद में अब आता है कनाडा, तीसरा आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा आता है चीन, पांचवा आता है ब्राजील, छठा आता है ऑस्ट्रेलिया,
और 7वां आता है भारत। ये आपकी मैप दिखाया गया है, देखिए पैमाना दिखाया गया है। तो रूस सबसे पहले, फिर कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये क्या है, भारत के विश्व के 7 क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 सबसे बड़े देश, ये मैंने आपको नाम लिखवा दिया है। ये नाम आपको अपनी नोटबुक में भी जरूर लिखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। तो आपको ये नाम अपनी नोटबुक में जरूर लिखना है होमवर्क के रूप में, ठीक है। और होमवर्क के रूप में आपको अपनी कॉपी में एक मानचित्र भी बनाना है। और इस मानचित्र में आपको, जैसे अपन सामान्य जानकारी भरते हैं, कौन सी सामान्य जानकारी, जैसे इसमें उत्तर दक्षिण है, पूर्व पश्चिम किस तरह से है, इसके साथ साथ ही हमें ये जानकारी भी इसके अंतर्गत भरनी है कि पड़ोसी देश कौन से हैं, और जो समुद्री तट रेखा है वो कहाँ से शुरू होती है, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ है, लक्षद्वीप कहाँ है, इसके बाद में जो नवीन पर्वतमाला है हिमालय, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक फैली हुई है। ये जो सामान्य जानकारी आपको 8th क्लास में भी करवाई गई है, आपको 8वीं में बहुत अच्छे से मानचित्र के जरिए इसको बताया गया था, मानचित्र भरवाया गया था। आपको सारे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, राजस्थान के जिले, वो सारे आपको वापस एक बार रिपीट करने हैं। यानी जो मैप है, मानचित्र है, वो आपको एक बार जो बनाना है, जो बना सकते हैं अपनी नोटबुक में, वो भारत का मानचित्र बनाएं, उसको फिल करें, आसपास उसकी जितनी भी जानकारी है सामान्य, वो सारी उसके अंतर्गत लिखें। अब अगला जो टॉपिक चल रहा है वो है भारत तथा विश्व। आकार हम लोगों ने पढ़ लिया। आकार में ज्यादा जानकारी नहीं दी हुई है आपकी किताब में। तो देखिए, अगर हम पूरे विश्व में बात करते हैं, जैसे पूरा विश्व है, ठीक है, ये आपके 8वीं क्लास में भी टॉपिक था। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करते हैं तो पूरा विश्व इसको मानते हैं। और भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रतिशत है वो है 2.47%। कहीं पर ये 5 भी आता है, 2.4 करेक्ट है। तो जैसे भारत है, इसका क्षेत्रफल पूरे विश्व के, जैसे मान लीजिए 100% मान लिया, ठीक है, और 100% में भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितने प्रतिशत है, 2.47% है। इसी तरह से देखिए, पूरे विश्व की जो जनसंख्या है, ठीक है, मान लीजिए पूरे विश्व की जनसंख्या हमने 100% मान ली, और इस 100% में भारत में जो जनसंख्या का प्रतिशत है, भारत की जो जनसंख्या का पूरे विश्व में प्रतिशत है वो है 17.5%। तो ये सामान्य जानकारी है, आपको 8वीं क्लास में दी गई थी, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो हम लोगों ने 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर देखा, अलग अलग देखा है। स्थलीय सीमा अलग देखी हमने, समुद्र तटीय जो सीमा है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल करके वो हम लोगों ने अलग देखी है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि भारत का जो समय है वो किससे निर्धारित होता है और कितना अंतर आता है पूर्व और पश्चिम के समय में। अब हमारा जो अगला विषय है वो है भारत तथा विश्व। भारत तथा विश्व। अब देखिए, भारत तथा विश्व में जो जानकारी दी हुई है, किताब के साथ ही हम पढ़ेंगे सारी जानकारी को। भारत तथा विश्व में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, जो हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्व एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया। इसमें कुल मिलाकर भारत और विश्व ने भारत की जो स्पेशल स्थिति है, विशेष जो स्थिति है वो दर्शाई गई है। किस तरह से दर्शाई गई है, देखिए कि इसमें ये बताया गया है कि भारत की जो हम भौगोलिक स्थिति देखते हैं, तो ऊपर से तो हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और हिमालय पर्वत का भी महत्व बहुत ज्यादा मात्रा में है। कैसे, एक तो ये
जो साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं उनसे भारत की रक्षा करता है। साथ ही साथ ये एक काम महत्वपूर्ण करता है, मानसून के समय ये क्या करता है, मानसूनी हवाओं को रोकता है और वो वापस भारत में वर्षा करवाता है। अगर ये हिमालय की स्थिति नहीं होती तो ये मानसूनी हवाएं जो है वो सीधी जाती और मरुस्थल भारत में ज्यादा होता, मरुस्थल का विस्तार बहुत ज्यादा हो जाता। तो ये भी भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, दी हुई है कि जो नवीन पर्वतमाला है, उत्तरी जो पश्चिमी पर्वतमाला है, उत्तरी जो पूर्वी पर्वतमाला है, वो पूरे भारत को कवर करती है, उसकी रक्षा करती है और मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा करवाने में सहायक है। एक तो स्थिति हमने ये देखी। इसके बाद में हमने ये देखा कि जो दक्षिणी विस्तार है भारत का, प्रायद्वीपीय जो स्थिति है भारत की, वो भी अन्य किसी देश की, हिंद महासागर में जैसी भारत की स्थिति है ना, वो अन्य किसी देश की नहीं है, किसी भी देश की नहीं है। इसके साथ साथ भारत के जो संबंध है विदेशों से, वो हमने ये देखिए कि जलीय भी है और स्थलीय संबंध भी है। दोनों देखिए, कुछ ऐसे देश भी हमारे विश्व में है जिसमें कहीं कोई जलीय संबंधी है, कहीं पर जलीय है तो कहीं पर स्थलीय है, कहीं पर दोनों में से एक ही स्थिति दर्शाते हैं। लेकिन भारत इस तरह से जो भौगोलिक विशेषता है उसको लेकर बैठा है कि दोनों ही जो स्थिति है, एक तो स्थलीय सीमा और एक समुद्र तटीय सीमा, दोनों ही भारत को जोड़कर रखती है। यानी जो जलीय देश है उनसे भी हम संपर्क में रहते हैं, स्थलीय देश है उनसे भी स्थल के माध्यम से हम क्या रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। ये भारत की स्थलीय सीमा बताई गई है। अब आपको थोड़ा सा इसमें आपको मानचित्र में जो दिया हुआ है, ये तो मैंने अक्षांश और देशांतर विस्तार तो आपको बता दिया। देखिए 8 डिग्री 4 यहाँ से, 37 डिग्री 6 यहाँ पर, ठीक है। फिर 68 डिग्री 7 पश्चिम, 97 डिग्री 25 अक्षांशीय देशांतरी विस्तार हम लोगों ने कर लिया था। इसके बाद में देखिए, इसी के जरिए मैं आपको बता रही हूँ सारी बात। अगर हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम में आता है पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है यहाँ पर। इसके बाद में नेपाल, चीन, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, तो ये स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। इसके बाद में देखिए श्रीलंका की स्थिति क्या है, द्वीपीय देश है और इधर मालदीव भी है, तो द्वीपीय देश है श्रीलंका, ठीक है। इससे पाक जल संधि के माध्यम से भारत जुड़ रहा है, तो इधर देखिए जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये तो भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति हमने देखी। अब हम लंबाई और चौड़ाई देखते हैं भारत की। तो देखिए यहाँ उत्तर से लेकर दक्षिण, एक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर हम देखते हैं तो ये आ जाएगी क्या, लंबाई, ये है 3214 किलोमीटर। फिर यहाँ गुजरात, पोरबंदर से लेते हैं हम गुजरात से और असम सिलचर तक देते हैं तो ये आ जाएगी 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर तो भारत की क्या है, चौड़ाई है। और लंबाई क्या है, तो देखिए पहले हम बात करते हैं पड़ोसी देश। भारत के जो पड़ोसी देश है वो कौन कौन से हैं। तो वैसे तो आप लोगों को सारा 8th क्लास में भी आ गए थे ये टॉपिक, लेकिन फिर से रिपीट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो देख, पड़ोसी देशों में कौन से आते हैं, एक तो आता है पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद में हम देख लेते हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, तिब्बत, और इसके बाद में इसकी बात करते हैं हम द्वीपीय की, तो आता है श्रीलंका। ये पड़ोसी देश है। इसके साथ साथ भारत की लंबाई और चौड़ाई की हम बात करते हैं। तो देखिए लंबाई, भारत की लंबाई हमें कितनी लेनी है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर में क्या आएगा, कश्मीर, से दक्षिण में हमने कहा था कन्याकुमारी, ये कितनी है 3214 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी चौड़ाई की। चौड़ाई कितनी आएगी, पश्चिम, पोरबंदर गुजरात,
से हम चलते हैं से पूर्व कितनी आ जाएगी 2933 किलोमीटर। ये सामान्य जानकारी जो है वो भी आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है, यानी लिखना है इसको आपको। इसके बाद में देखिए ये मैप का मैंने काम करवा दिया आपको। ये मैप आप खुद भी बना सकते हैं, बनाया हुआ भी ला सकते हैं, उसको भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा है। यहाँ पर पूरे विश्व में देखिए स्थिति क्या दिखाई गई है। ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग वाला 1.4 का ये जो टॉपिक दिया हुआ है वो देख लेते हैं, इसके अंदर की थ्योरी और पढ़ लेते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक लोगों को पता नहीं था। बहुत सुंदर बात बताइए इसमें कि भारत का जो संबंध है वो विदेशों के साथ काफी पुराना है, यानी विदेशी जो सभ्यता संस्कृति है भारत के साथ संबंध काफी पुराने, यानी बहुत प्राचीन काल की अगर हम बात करते तो भारत को बृहत्तर भारत कहा जाता था। और आपका जो पुराना वाला सिलेबस था उसका एक पार्ट भी था इसमें कि भारत का जो अन्य देशों के साथ संबंध है वो किस तरह से था, और बृहत्तर भारत के अंतर्गत कौन कौन से जो अब अंतर्राष्ट्रीय देश, इसमें पाकिस्तान की हम बात करते हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये भारत के ही हिस्से थे, म्यांमार है, ये सब भारत के ही हिस्से हैं। बृहत्तर भारत के नाम से जाना जाता था। भारत के माध्यम से ही जो सभ्यता व संस्कृति का विकास है वो विश्व के अन्य देशों के कोने कोने में फैला। और भारत का जो संबंध है वो काफी पुराना है, अन्य देशों से सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। लेकिन प्राचीन काल में अगर हम मार्ग की बात करते हैं तो स्थल मार्ग से भारत जुड़ा हुआ था। जलीय मार्ग जो था ना वो काफी समय तक लोगों को ज्ञात नहीं था। हमने ये भी पढ़ा था वास्को डी गामा के द्वारा खोज की गई थी जलीय मार्ग की। तो बहुत समय तक जलीय मार्ग की किसी को पता नहीं था, और स्थल मार्ग जो था उससे व्यापार होता था, लोग आते जाते थे, लोगों के साथ उनके देश की सभ्यता संस्कृति आई। भारत की सभ्यता व संस्कृति का विस्तार भारत के विश्व के प्रत्येक कोने कोने में हुआ। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, यानी प्राचीन काल में लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे के पास आते थे, विचार आते थे, लोग वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, वस्तुओं के साथ लोगों के विचारों का आदान प्रदान होता, लोगों की सभ्यता संस्कृति का आदान प्रदान होता। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। यानी यहाँ की अगर हम बात करते हैं उपनिषद, रामायण के विचार, पंचतंत्र की कहानियां विश्व के कोने कोने तक पहुंची। इसके साथ साथ भारत की मसाले, दशमलव प्रणाली, इस दशमलव प्रणाली पहुंची। मसाले, मलमल का जो भारत का कपड़ा था विशेष प्रकार का, उसका व्यापार होता था विश्व के कोने कोने तक। इसके अलावा यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखने को मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि भारत का ही विश्व के अन्य देशों पर प्रभाव पड़ा, अन्य देशों की सभ्यता संस्कृति का भी भारत की सभ्यता व संस्कृति पर काफी प्रभाव पड़ा। तो ये सारी मिली जुली है, यानी भारतीय संस्कृति दूसरे देशों में रची बसी, तो दूसरे देशों की संस्कृति को, सभ्यता को भी भारत ने आत्मसातीकरण किया है, अपनाया है उसको भी। ये थी भारत और जो विश्व है उसके साथ संबंध। तो हमने ये देखा कि भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ जो संबंध है वो काफी प्रगाढ़ रहा है, काफी अच्छा रहा है, और यहाँ का जो वस्तुएं थी वो विश्व के कोने कोने तक जाती, विचारों का आदान प्रदान होता, लोगों का खुद लोगों के विचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते, वस्तुओं का आदान प्रदान होता। भारत में बनी हुई बहुत सारी वस्तुएं, मसाले हैं, मलमल के जो वस्त्र हैं, बहुत विदेशों में जाते। स्थल मार्ग से खूब लोगों का जो दर्रे थे ना, उनके माध्यम से लोग आते जाते, व्यापार होता, विचारों का आदान प्रदान होता। ये बातें हमने देखी है कि विश्व के साथ भारत और जो विश्व का संबंध है वो काफी पुराना है, और बहुत सारी सभ्यताएं जो है वो भारत के माध्यम से विश्व के कोने कोने तक पहुंची। यानी हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म
भारत के माध्यम से ही कहाँ गया, विश्व के कोने कोने तक पहुंचा। तो ये इस तरह से हमने आज वाला जो बिंदु है भारत आकार और स्थिति के अंतर्गत, उसमें हमने एक तो वो आपको क्षेत्रफल वाले पूरे देशों के नाम लिखने हैं, और इसके साथ साथ जो मानचित्र की बात मैंने कही है वो भी आपको अपने नोटबुक में करनी है। आगे आने वाली कक्षा में हम इनके नेक्स्ट बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।